बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीन खान ब्लॉगर। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें और मैं उनके आंसर करूंगा। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे उनका मैं आंसर करने वाला हूं। आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताता हूँ जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। अच्छा जी, पहले थैंक्स अलॉट सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे बहुत कीमती कीमती नॉलेज मिलता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और वो चीज़ें बताऊँ जो कि आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके ब्लॉगिंग फील्ड में। तो मेरी पूरी कोशिश होती है। तो नेक्स्ट, थैंक्स सर जी, थैंक्स, वेलकम, ग्रेट वर्क सर, कीप इट अप, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ, वन लेक्चर शुड बी ऑन माइक्रो एपीके होम पेज डिज़ाइन। होम पेज डिज़ाइन के लिए वही है जो कि मेरा एक कोर्स भी पीछे मैंने जो समझाया था ब्लॉगिंग का, वो आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने बता रखा है कि आप किस तरीके से होम पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है अगेन ए गुड मैन विद ए ग्रेट आइडियाज़ फ्रॉम अलीम मलगानी। थैंक यू अलीम भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीन भाई, थैंक्स फॉर योर्स नॉलेज शेयरिंग्स विद योर्स गाइडेंस ऑन दिस चैनल। अच्छा, आई हैव रैंक 2 वेबसाइट्स एंड गोइंग फॉर 2 मोर। ओके, ठीक है, आपने 2 वेबसाइट्स रैंक कर रखी हैं, ठीक है, ज़बरदस्त, और भी जा रही हैं। क्वेश्चन इज़ डेली चेंज इज़ रैंकिंग्स इन टॉप 10 सर्प रिजल्ट, सॉरी, हाउ टू मेंटेन रैंकिंग्स इन टॉप 3। आप कह रहे हैं कि हाँ भी एक जो टॉप 10 में जो है मेरी वेबसाइट्स कैसे आ सकती, मतलब कि तीसरे नंबर पर किस तरीके से मैं लेकर आ सकता हूँ। तो कंटेंट एंड बैकलिंक्स आर रेगुलर। कंटेंट भी ठीक है, ज़रूरी है, या आप कह रहे हैं कि बैकलिंक्स भी बनाने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले यही चीज़ देखना होता है कि आप अपने कंपटीटर को देखते हैं। पहली चीज़ है आपके कंपटीटर्स, उन्होंने क्या चीज़ कर रखी है, वही चीज़ उनसे बेहतर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर वो चीज़ें जो कि उन्होंने कर रखी है, आपने भी वैसे करना है। होम पेज डिज़ाइन जिस तरह उन्होंने किया हुआ है आप भी वैसे करें, लेकिन यूनिक से करके रखें थोड़ा सा ना। और वो चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है जो कि यूज़र जिस चीज़ को ढूंढ रहा था, और फिर वो आपकी वेबसाइट पर उसने लैंड किया यूज़र ने। तो जो टॉप 10 में आ रही है उनको आपने वन बाई वन चेक करना है कि उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ रखी हुई है कि जिस पर यूज़र जो है ना स्टे कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर रहा है। कोशिश करें अपनी वेबसाइट्स को ऐसे बनाएं कि यूज़र जो है ना आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करे। जितना ज़्यादा स्टे करेगा और यूज़र को वो चीज़ मिल जाएगी जो कि वो सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचा है, तो डेफिनेटली आप टॉप 3 में आ जाएंगे। टॉप 3 के आप फर्स्ट नंबर पे भी आ सकते हैं। है कि सर सबसे अच्छा थीम कौन सा है। सबसे अच्छा थीम मैंने जैसे बताया था कि जनरेट प्रेस, ये जो थीम है बहुत ज़बरदस्त थीम है। अगर कोई भी एपीके की निच आप देख लें तो उनकी जो थीम लगी हुई होती है वो ज़्यादा जनरेट प्रेस होती है, क्योंकि जनरेट प्रेस एक लाइट थीम है और उसको आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो रैंकिंग में आती है। और सेमरिश के कीवर्ड रिसर्च का तरीका भी बता दें। ये कीवर्ड रिसर्च का तरीका तो सिंपली है, जो भी आप कीवर्ड एक्सप्लोरर में डालेंगे कीवर्ड, और उसका सजेशन वो आप लोगों को बताएगा मज़ीद कि कौन कौन से इसके रिलेटेड जो है ना कीवर्ड आ रहे हैं, उनका वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, वो सारा कुछ। वो तो आसान तरीका है, वो मैंने अपने कोर्स में भी बता रखा है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम एंड वर्डप्रेस साइट रैंकिंग और स्पीड डिफरेंस क्या है कि कस्टम वेबसाइट में और वर्डप्रेस में जो स्पीड का या रैंकिंग का क्या डिफरेंस है। इसमें जो कस्टम वेबसाइट होती है बहुत लाइट होती है, उसमें ज़्यादा प्लगइन्स नहीं होते, ठीक है, उसका जो लेआउट होता है बहुत यूनिक होता है, और वो उसकी जो स्पीड होती है, ओपनिंग स्पीड, मतलब जैसे आप उस एक कस्टम स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं को 1 क्लिक पे 1 सेकंड पे वो साइट आपकी ओपन हो जाती है। तो अगर आपकी वर्डप्रेस होगी, वर्डप्रेस पर साइट होगी, तो डेफिनेटली उस पर काफ़ी सारे प्लगइन्स आ रहे होते हैं, तो वो प्लगइन्स लोड होने की वजह से तो उनकी आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो डाउन होती है। और स्पीड जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं वो 1 सेकंड में ओपन नहीं होती, वो उससे टाइम लगता है। सम टाइम हो जाता है कि 3 सेकंड बाद जाके ओपन होती है आपकी वेबसाइट। उससे फिर क्या होता है, उससे ये होता है गूगल फिर उस वेबसाइट को तरजीह देता है, उस वेबसाइट को टॉप पर लेकर आता है जिसकी स्पीड सबसे अच्छी होती है, जिसका लेआउट सबसे अच्छा होता है,
ठीक है, तो उसको आगे लेकर आते हैं। इसलिए मैं खुद भी कस्टम स्क्रिप्ट जो है ना डिज़ाइन करवाता हूँ, वर्डप्रेस की तरफ ज़्यादा नहीं जाता, उस वजह से क्योंकि उसमें प्लगइन ज़्यादा होते हैं और कस्टम में एक ही सेकंड में जो है ना सारा कुछ लोड हो जाता है, तो कस्टम को मैं रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बैकलिंक्स कैसे बनाएं, एक वीडियो बना दें। मैं वैसे बता देता हूँ सर, सीधे तौर पर बैकलिंक्स देखें ना, गूगल कभी भी नहीं कहता कि आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक बनाएं, क्योंकि बैकलिंक बनाने से ऐसे समझ लें कि गूगल को हम डाच दे रहे होते हैं। तो बैकलिंक वैसे बनाने नहीं चाहिए, गूगल कभी भी नहीं कहता कि बैकलिंक बनाओ। गूगल कहता है कि अपनी वेबसाइट की ऑन पेज रखो। ऑन पेज अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली वो खुद ही आफ्टर 5 मंथ आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में ले आता है। तो क्यों ये 5 मंथ मैंने क्यों कहे हैं 5 मंथ, इसलिए कहेंगे जिस कीवर्ड पर थोड़ा बहुत कंपटीशन है तो वो तकरीबन 5 मंथ लग जाते हैं। गूगल का जो ट्रस्ट होता है, उसका जो सिस्टम जैसे बनाया हुआ है उसने सर्च इंजन का, उसमें तकरीबन 5 मंथ लग ही जाते हैं। फिर वेबसाइट जो है ना वो रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाती है, टॉप 10 में आ जाती है। ऐसे समझ लें कि अगर उस पर इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, तो अगर डिफ़िकल्टी होती है तो तब जो है ना हम बैकलिंक्स की तरफ जाते हैं। लेकिन बैकलिंक्स के लिए वही चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने कंपटीटर्स को देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी गेस्ट पोस्ट लगवाई हैं, कितनी जो है ना प्रोफाइल्स बैकलिंक बनाए हुए हैं, कितने फॉरम्स बैकलिंक बनाए हुए हैं। उस तरतीब से आपने आइडिया लगा के फिर उस तरीके से आपने बैकलिंक बनाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एक वीडियो एडसेंस अप्लाई करने पर बना दें। एडसेंस का एक सिंपली तरीका है, आप गूगल में लिखें एडसेंस, ठीक है, एडसेंस का कीवर्ड ही लिखेंगे और एंटर करेंगे। टॉप नंबर पर जो लिंक आएगा उसको आपने ओपन करना है और वहाँ से आपने साइन अप करके या साइन इन करके, अगर आपका जीमेल अकाउंट पहले से बना हुआ है तो साइन इन कर दीजिएगा। और आगे आपसे वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का नाम पूछेगा, आपने अपनी वेबसाइट डालनी है। आपका जो नेम होगा, जो पे नेम होगा, जो शनाख्ती कार्ड पर आपका नाम होता है, क्योंकि उसी नाम से ही आपको पेमेंट मिलेगी, तो आपने वो नाम लिख के अपना एड्रेस सारा कुछ लिख के, एड्रेस भी सही होना चाहिए आपका, वो सारी डिटेल आपने पुट करनी है और अपनी कंट्री भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर्म में कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये सबमिट करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर गूगल के मुताबिक आपकी वेबसाइट हुई तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट गूगल के मुताबिक नहीं थी, उसको आपने गूगल के मुताबिक बनानी होगी, तभी आपको एडसेंस मिल पाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक ही क्लाउडफ्लेयर अकाउंट पर सारी वेबसाइट ऐड करते जाना इज़ ए गुड प्रैक्टिस? देखें, एक क्लाउडफ्लेयर पर आप सारी वेबसाइट्स ऐड ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं करता। अगर एक क्लाउडफ्लेयर पर आप अपनी सारी वेबसाइट्स वहाँ पे डालेंगे, अगर उन वेबसाइट से अगर किसी आप दूसरी वेबसाइट को बैकलिंक देना चाह रहे हैं तो गूगल आपको पकड़ लेगा। तो गूगल आपको फिर पकड़ लिया तो पकड़ने का मतलब ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि हर वेबसाइट के लिए अलग से आप जो है ना क्लाउडफ्लेयर अकाउंट बनाएं और अलग से आपको फिर उसका नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो भी आप न्यू अकाउंट क्लाउडफ्लेयर को बनाएंगे तो उसमें साइट ऐड करेंगे तो उसका जो नेम सर्वर है वो डिफरेंट होगा। तो जैसे ही डिफरेंट आएगा ना तो ऑटोमेटिकली गूगल को पता नहीं चलेगा, वो समझेगा कि ये जो है ना ये किसी और बंदे की वेबसाइट है, ये किसी और बंदे की वेबसाइट है, जबकि होगी आप लोगों की अपनी। तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि ऐसे समझ लें कि आपके ये पीबीएन बन जाते हैं। जो डोमेन है, डोमेन रजिस्ट्रार, वो डिफरेंट होना चाहिए। एक ही, मतलब ऐसा नहीं है कि नेम चीप से आप सारी की सारी डोमेन्स बाई कर लें, एक ही नीच वाली ना, उनको आपने एक दूसरे के साथ अटैच, मतलब बैकलिंक करना है ना, बैकलिंक प्रोवाइड करना है एक दूसरी डोमेन्स के लिए। तो डेफिनेटली आप बैकलिंक एक दूसरी वेबसाइट को देंगे तो आपकी वेबसाइट पुश होगी और रैंकिंग में आएगी। तो यही कहना चाहूँगा कि क्लाउडफ्लेयर अलग अलग से बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर किया 100% ऐसे, मैं खुद ऐसे करता हूँ, एक ही क्लाउडफ्लेयर में सारी डोमेन्स ना डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने अपनी वीडियो में लॉगिन का कीवर्ड यूज़ किया था? जी मैंने किया था, बिल्कुल मुझे याद है। और इस तरह के कीवर्ड्स के लिए कोई मेथड या ट्रिक, और इस तरह के कीवर्ड के लिए देखे ना मेरे माइंड में आया था, मैंने उस वीडियो में बताया था कि यार मेरे माइंड में ऐसे आ रहा था कि लॉगिन में भी मैंने कहा लोग लिखते होंगे फ़लाँ लॉगिन, बैंक लॉगिन, फ़लाँ, ऐसे मेरे माइंड में आया कि लोग लिखते होंगे, सर्च होगी इस पर। तो जैसे मैंने वहाँ पे लॉगिन का कीवर्ड लिखा तो उसमें काफ़ी सारी सर्च थी, तो इस वजह से, इसलिए आप लोगों ने भी ऐसे सोचना है कि किन कीवर्ड्स पर
जो है ना सर्चेस हो सकती हैं, या आप गूगल ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी ट्रेंडिंग जा रही है गूगल में, यूएसए कंट्री में कौन सी मतलब ट्रेंड जा रही है, यूएई में कौन सा ट्रेंड जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ट्रेंड जा रहा है, पाकिस्तान में कौन सा ट्रेंड जा रहा है, इंडिया में कौन सा ट्रेंड जा रहा है। उन कीवर्ड्स को सामने रख कर आपने फिर उसको एनालाइज करना है, सर्च करना है, रिसर्च करनी है, उन पर कोई ना कोई कीवर्ड आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वीडियो सिंगल पेज वेबसाइट पे बना दें, कि कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। और दूसरा ये कि क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल्स राइट कैसे करें और कीवर्ड वगैरह कैसे करें। फर्स्ट पूछा है आपने कि एक जो है ना वीडियो बना लें सिंगल पेज वेबसाइट पे, मतलब आप ईएमडी का बता रहे हैं, जो कि मैंने अपने कोर्स में पहले बता रखा है। आप मेरा कोर्स वॉच करें, इसी चैनल के अंदर जो है ना आपको कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें कि मैंने किस तरीके से एक सिंगल पेज डोमेन पूरी रेडी की है, उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि आर्टिकल कैसा, मतलब कैसे राइट करें। तो उसके लिए आर्टिकल के लिए सिंपली यही तरीका है कि आप लोगों ने ऐसा आर्टिकल्स राइट करवाना है या करना है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, लाइक जैसे कि हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है। कोई भी ऐप है उसको हम मतलब इस तरह से हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सएप, ठीक है। लाइक ये जो है ना आपने हेडिंग दी और नीचे जो उसकी डिटेल लिखेंगे आप कि इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है, उसकी डिटेल बता देते हैं। तो ये एक सही मेथड हो गया, अच्छा मेथड हो गया कि इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए कि यूज़र को जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो तो वो आपका आर्टिकल जैसे रीड करे तो उसे फ़ौरन वो चीज़ मिल जाए, कि वो रीड करके उसे पॉइंट मिल जाए कि हाँ भाई यही चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। तो उससे फिर ये आइडिया लगाता है गूगल का बार्ड, कि गूगल का बार्ड ये समझता है कि इस बंदे को इस जगह से जो है ना ये सोल्यूशन मिल गया। तो ऐसे समझ लें तो वो फिर आर्टिकल अगर इस तरीके से होगा तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट डे बाई डे अप जाएगी। एआई टूल भी यूज़ नहीं करना, एआई से गूगल जो है ना डिटेक्ट कर लेता है आपका जो कंटेंट है वो ह्यूमन रिटन होना चाहिए, तो वो गूगल उसको जैसे रीड करेगा तो पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन रिटन है, तो फिर जो है ना वो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में मज़ीद ले आएगा। मोस्टली होता यह है कि आप लोगों की वेबसाइट्स पहले ऐसे जाती हैं, ऊपर ग्राफ जाता है फिर नीचे आ जाती हैं, उसका मतलब ये होता है उसने एआई लिखा हुआ था। तो एआई वाले जितने भी कंटेंट है वो पहले ऐसे पुश होते हैं ऊपर, फिर नीचे ऐसे ग्राफ जाता है। तो एआई बिल्कुल यूज़ ना किया करें। हाँ, अगर आप किसी राइटर से जो है ना वो राइट करवाया था, तो आप कहते हैं कि भाई वो तो मैंने किसी राइटर से राइट करवाया था, तो भाई आपको कहने वाला हूँ तो उस बंदे ने भी एआई यूज़ किया था, लेकिन आपको पता नहीं है। तो इस वजह से एआई यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, और कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज़रूर डिटेल से बताइएगा कि होस्टिंगर्स में कैसे एपीके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये यार होस्टिंगर के बारे में ना मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हर बंदा जो है ना होस्टिंगर के बारे में बता रहा होता है कि यार होस्टिंगर में जाके ये जो है ना पैकेज आप ले लो, और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको इतना जो है ना डिस्काउंट भी साथ मिल जाएगा। वो एफिलिएट कर रहे होते हैं भाई, वो आप अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहे होते हैं, आपके फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, होस्टिंगर से जाकर उन्हीं के लिंक पर क्लिक करके जो है ना वो चीज़ें बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, वो खुद से यूज़ करते नहीं है, उससे खुद तो फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन वो कहाँ से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, वो आपने जो के लिंक पर क्लिक किया और होस्टिंगर से जाकर आपने होस्टिंग बाई कर ली उनके लिंक के थ्रू, तो उन्हें वो उससे कमीशन मिल जाता है। तो इसलिए बार बार प्रमोट कर रहे होते हैं। इसलिए मैं हरगिज़ इस चीज़ को गलत समझता हूँ कि यार उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो बैठे हैं, ठीक है, जो कि खुद यूज़ करते नहीं हैं उस होस्टिंग को और दूसरों को बता देते हैं कि ऐसे कर लो। वो नुकसान करते हैं आप लोगों का। ऐसे लोगों की आप लोगों ने बिल्कुल भी बातें नहीं मानी। वीडियो देखना भी मैं कहूँगा कि छोड़ दें ऐसे लोगों की, जो कि अपने फ़ायदे के लिए बैठे हों, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ना बैठे हों। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। तो उसके लिए यह है कि एपीके फ़ाइल्स की जैसे अपलोडिंग की बात की है, उसका मैं सिंपली तरीका बता देता हूँ। वैसे मैंने वीडियो में जो मेरा कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें भी मैंने बताई हुई है, लेकिन आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि आप सी पैनल जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा उसमें आपने अपना सी पैनल ओपन करना है, और वहाँ से public_html में जाके, ठीक है, आपने होस्टिंग के रूट में जाके आपने जो है ना वो या डायरेक्टरी बना लें, कोई फ़ोल्डर बना लें,
ठीक है, उसके अंदर APK फ़ाइल डालेंगे और उसका पाथ आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक है। या public_HTML के अंदर ही आपने APK फ़ाइल डाल दी है तो उसका फिर पाथ ये बनेगा domain.com/ वो जो APK का फ़ाइल का नेम होगा वो नेम फिर .apk आप लिखेंगे, वो फिर पाथ बनेगा, रियल पाथ होगा जो कि वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ पेज कैसे करें और गूगल अपडेट से कैसे बचें। कि ऑफ पेज के बारे में पहले मैंने बताया कि ऑफ पेज ना करें तो बेहतर है, ठीक है। अगर करना भी है तो आपने अपने कंपटीटर्स को देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से बैकलिंक बनाए हुए हैं। सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। आप Ahrefs में उनकी वेबसाइट, अपने कंपटीटर की वेबसाइट डालें और आपके सामने सारी चीज़ें डिटेल से आ जाती हैं कि इसने इतने प्रोफाइल्स बैकलिंक बनाए हैं, इतने जो है ना गेस्ट पोस्ट लिए हैं और इतने एंकर जो है ना इस तरीके से यूज़ किए हैं। सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। और गूगल की अपडेट से कैसे बचेंगे? गूगल की अपडेट से इस तरीके से बच सकते हैं कि अगर आप बैकलिंक बनाएंगे भी नहीं, सबसे मेन जो पॉइंट है, आपने वही चीज़ प्रोवाइड करनी है जो कि यूज़र के मुताबिक हो। आपकी वेबसाइट का लेआउट सारा कुछ, वो अगर आप कस्टम बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यूज़र के मुताबिक अगर आपकी वेबसाइट होगी और आपने कोई भी बैकलिंक नहीं बनाया होगा तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ रही होगी तो हिट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैंने कस्टम डोमेन बाई करके ब्लॉगर के साथ अटैच किया है, आई हैव सम इंडेक्सिंग इशू, प्लीज़ एक्सप्लेन। ठीक है, इंडेक्सिंग इशू तो डेफिनेटली वो हर किसी के हर साथ ये चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन जो कि आपने कस्टम डोमेन जो है ना वो ब्लॉगर के साथ, ब्लॉग स्पॉट के साथ अटैच किया है, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप जो है ना वो ब्लॉग स्पॉट के मुताबिक ही सारा कुछ उसमें जस्ट पोस्टिंग का ऑप्शन है, पोस्टिंग ही करते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपने डोमेन ली उस डोमेन के लिए अलग से एक होस्टिंग लें, वर्डप्रेस होस्टिंग ले, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जबकि ब्लॉग स्पॉट में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक उसमें कोई ऐसा प्लगइन, कोई स्क्रिप्ट ऐसे इंस्टॉल भी नहीं होता, ठीक है। तो जबकि वर्डप्रेस में हो जाता है, जो भी स्क्रिप्ट आपके माइंड में आ रहा हो वही आप चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो इसलिए वर्डप्रेस जल्दी से रैंक हो जाता है। पहले जो ब्लॉग स्पॉट वाली होस्टिंग होती थी या ब्लॉग स्पॉट वाले जो लिंक होते थे वो रैंकिंग में आ रहे होते थे, लेकिन अब ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और हर चीज़ जो है ना वो अपडेट हो चुकी है, तो ये भी चीज़ अपडेट हो गई है। तो उससे निकल आएँ और वर्डप्रेस की होस्टिंग पे शिफ्ट हो जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ब्लॉगिंग्स लाइक डोमेन्स, होस्टिंग, एसईओ टूल्स, सब्सक्रिप्शंस, थीम्स, एटीसी। देखें उसके लिए ये है कि जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कम से कम आपके पास 15 से 20 हज़ार का होना ज़रूरी है। देखिए आप इसी एंड्रॉयड फ़ोन से आपने मुझे कमेंट किया होगा, ठीक है। आप अगर 20,000 रुपये का एक एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हैं तो क्यों नहीं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती कि आप उसके लिए ब्लॉगिंग के लिए आप होस्टिंग भी ले सकें और डोमेन्स भी बाई कर सकें। तो इतनी तो इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, फिर आप जो है ना इसको जो है ना यूज़ कर सकते हो। और बाकी मैंने थीम भी बताई है कि हाँ भी आप थीम जनरेट प्रेस यूज़ करें। होस्टिंग का अगर मैं कहूँ कि interserver.net से ले लें और डोमेन्स भी कुछ ले लें तो और इसको स्टार्ट करें ब्लॉगिंग को। और इसमें बहुत आउटपुट है, अगर कोई बंदा करने वाला है ना, मैं 100% कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर APK माइक्रो निश वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल के लिए इंफॉर्मेशनल आर्टिकल डालें या APK फाइल्स डाउनलोड वाले क्या डालें? मेरे ख्याल में आप पूछ रहे हैं कि आर्टिकल्स पहले डाल लें अप्रूवल के लिए या जो है ना APK फाइल्स वगैरह डाउनलोड के लिए डालें, क्या डालें? तो उसमें ये देखें APK फ़ाइल का होना सबसे मस्ट है। अगर APK फ़ाइल आपकी वेबसाइट पर नहीं होगी तो अगर गूगल एक यूज़र आपकी वेबसाइट पर भेजेगा और उसे APK फ़ाइल नहीं मिलेगी जो कि वो डाउनलोड करने के लिए आ रहा था आपकी वेबसाइट पर, तो अगर वो फ़ाइल नहीं मिलेगी तो गूगल ने फिर दूसरा यूज़र भी नहीं भेजना आपकी वेबसाइट पर, तो इसीलिए आपको अप्रूवल भी नहीं मिलेगा। एक तो सबसे पहले है कि .apk फ़ाइल आपकी वेबसाइट पर होना ज़रूरी है। सेकंड ये है कि आप फिर जो है ना उसके बाद जो है ना एक ब्लॉग की कैटेगरी बनाकर उसमें 20 आर्टिकल्स उसमें अपनी जो मैक्रो निश है या जो भी निश है उसके रिलेटेड आर्टिकल्स आप पब्लिश करें। तो जैसे उसमें कंटेंट जाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर तो फिर अप्रूवल मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जी एक स्क्रिप्ट पे मल्टीपल साइट्स कैसे बना सकते हैं और ये स्क्रिप्ट कैसे
बनाएं। प्लीज़ रिकमेंड ए डेवलपर, ये कोई भी डेवलपर जो है ना आप सर्च कर लें अपने इर्द गिर्द, अपने फेसबुक पर चेक कर लें या किसी भी उससे प्लेटफार्म से डेवलपर हायर करें, तो एक स्क्रिप्ट बनवा लें अच्छा सा कस्टम, और उसको फिर अपनी मल्टीपल जो है ना डोमेन्स के लिए, मल्टीपल निशेस के लिए यूज़ करते जाएं। ठीक है, ऐसा स्क्रिप्ट बनवा लें। तो उससे जो कस्टम स्क्रिप्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि वो फ़ायदेमंद होता है, उससे बहुत कुछ आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी होती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीन भाई, मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब भी ब्लॉग रन करता हूँ ट्रैफिक भी आ जाती है, और लेकिन कुछ टाइम बाद ट्रैफिक ज़ीरो हो जाती है। तो ये भाई एआई का कमाल है। एआई को गूगल ऐसे ही करता है। पहले जो एआई कंटेंट होगा ना आपकी वेबसाइट पर, गूगल ऐसे करेगा, टॉप पर लेकर जाएगा आपके ग्राफ को, थोड़ा बहुत यूज़र भी आएगा, उसके बाद फिर डाउन करेगा, ज़ीरो कर देगा। तो वो एआई डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एआई आप अपनी वेबसाइट पे ना डालें, एआई कंटेंट ना डालें, ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना मेरा तो एआई कंटेंट है और मैं रैंक हुआ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी वेबसाइट रैंक है और अमीन भाई ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पता है क्या, उसका दूसरा तरीका ये होता है कि वो ऑफ पेज करके बैठे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक लेकर बैठे हुए होते हैं, इस वजह से वो फिर स्टेबल रहते हैं किसी हद तक। और दूसरा ये होता है कि उनकी जो फाइल्स होती हैं वो भी गूगल जो है ना यूज़र को मतलब सही फाइल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे यूज़र खुश हो रहा है उनकी वेबसाइट। फिर गूगल क्या करता है, गूगल फिर फाइल्स को देखते हुए बर्दाश्त कर जाता है, फिर कंटेंट को इग्नोर कर देता है। तो इसी वजह से वो साइट्स जो एआई वाली होती हैं वो स्टेबल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस साइट लाजमी है या ब्लॉगर से साइट बना सकते हैं, एंड अर्निंग किस से ज़्यादा होती है? अर्निंग भाई देखें, वर्डप्रेस की वेबसाइट से सबसे ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है, और ब्लॉगर वाली जैसे मैंने बताया कि ब्लॉगर का वो ब्लॉग स्पॉट का वो दौर चला गया है। ठीक है, वर्डप्रेस से ही सबसे ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एपी की वेबसाइट पर अप्रूवल नहीं मिल रही, 40+ आर्टिकल्स एआई, वही बात आ गई, अप्रूवल भी नहीं मिल रही और 40+ आर्टिकल हैं, तो डेफिनेटली वो गूगल उसको अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट से डिटेक्ट कर लिया कि सारा का सारा ये कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एपी के वेबसाइट के लिए होस्टिंग कौन सी बेस्ट, वीपीएस, क्लाउड, शेयर होस्टिंगर या 5 साइट्स के लिए कौन सा पैकेज होना ज़रूरी है? अगर आप न्यू भी हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना शेयर होस्टिंग ले लें, वो भी इंटरसर्वर.नेट से। और अगर आपकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर ट्रैफिक आ रही है तो आप वीपीएस ले लें। अगर वीपीएस से भी ट्रैफिक बढ़ गई है तो फिर आप डेडिकेटेड सर्वर की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जी, यहाँ काफ़ी लोगों को गूगल सर्च कंसोल में एरर देखने को मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे कि देखें कि गूगल सर्च कंसोल में मुझे भी काफ़ी सारे एरर्स रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि गूगल जो है ना जो चीज़ें पहले डेवलपर को कह चुका था कि इस तरीके से वेबसाइट्स होनी चाहिए आप लोगों की, या पब्लिशर को बताता है कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, लेकिन अब जो है ना वो अपने सिस्टम को चेंज कर रहा है साथ साथ, तो इसी वजह से एरर भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चेंजेस की वजह से गूगल क्योंकि चेंजेस ला रहा है, तो जिस जगह पर गूगल स्टे करेगा, रुक जाएगा, स्टॉप करेगा अपने सिस्टम को, तब हम जो है ना एनालाइज़ करेंगे फिर कि हाँ भी हमारी वेबसाइट्स में कौन कौन से एरर्स हैं, कैसे एरर्स हैं, उनको वैलिडेट करना है। गूगल सर्च कंसोल में वैलिडेट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे वैलिडेट करेंगे। अगर फिर भी वो फिक्स नहीं होता तो उसको हम फिक्स करने की ट्राई करेंगे, उसमें ढूंढेंगे कि कौन कौन से एरर हैं, उनको किस तरीके से फिक्स करना है। तो वो फिक्स करने के लिए हमें डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी, या फिर जो हम वर्डप्रेस अगर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो प्लगइन्स हैं उनको अपडेट करना होगा, तो डेफिनेटली वो फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एसईओ और ब्लॉगिंग फील्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए? एसईओ फील्ड में आने के लिए आपके पास हौसला होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ना हो कि आप अगर इरादा बनाएं कि हाँ भाई एसईओ ब्लॉगिंग मैं करना चाहता हूँ, और उसके बाद 3-4 मंथ बाद आप इसको छोड़ जाएं, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाना है। तो अगर आप करने वाले हैं ना, मैं जैसे बताता हूँ कि 99% फेलियर रेशियो है एसईओ ब्लॉगिंग में, और 1% जो लोग हैं इसको कंटिन्यू रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, लगे रहते हैं, बेशक 2 साल गुजर जाएं, 3 साल गुजर जाएं, तो वो छोड़ते नहीं हैं। उन्हीं लोगों को आप फिर दोबारा देखते हैं कि वही करोड़पति होते हैं। ये हकीकत बात है। ठीक है, तो अगर आप छोड़ेंगे नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट इसी चीज़ में है, तो डेफिनेटली तो आप इसको लगे रहें, एक दिन आप जो है ना
ये लखपति बन जाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पर लेकिन लास्ट नंबर पर है, लास्ट 8 नंबर पर है, इसको कैसे अप करें? और वेबसाइट को compete करने के लिए 100% जो मेरे ख्याल में कंटेंट है वो भी डन है सारा कुछ। तो उसमें ये है कि फ़र्स्ट नंबर पर आप कैसे आ सकते हैं। आपकी वेबसाइट 8वें नंबर पर है तो उसको आप देखना होगा आपने अपने कंपटीटर्स को कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो है ना अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट की हुई हैं, ठीक है, इंस्टॉल की हुई हैं, कैसी सेटिंग की हुई है, उनका लेआउट कैसा है। तो आपने अपनी वेबसाइट का लेआउट वैसे बनाना है। और सबसे जो मेन चीज़ होता है यूज़र देखें यूज़र किस चीज़ पर खुश हो रहा है, ठीक है। अगर एपीके की वेबसाइट है आपकी तो टॉप पर उन्होंने जिस तरीके से बटन दिया होता है डाउनलोड एपीके का, या टेबल दी हुई होती है या इमेज दी होती है, जिस तरह उनका लेआउट होता है वैसे सेम अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाएं और बेहतर से बेहतर और यूज़र को फौरी वो चीज़ प्रोवाइड करें। और उनसे बेहतर लेआउट बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे और इजी टू वॉच होगा, इजी टू रीड होगा, तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट ऐसे अप होगी। और फिर नेक्स्ट ये देखना है कि उन्होंने ऑफ पेज कैसे की हुई है, उन्होंने कहाँ से गेस्ट पोस्ट ली हुई है। जहाँ से उन्होंने गेस्ट पोस्ट ली हुई है आपने वहाँ से नहीं लेनी, उस टाइप की वेबसाइट से आपने गेस्ट पोस्ट लेनी है। लाइक उसने टेक की वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट ली हुई है, एक वेबसाइट है टेक की वेबसाइट है, तो आप सेम उसी वेबसाइट से आपने गेस्ट पोस्ट नहीं लेनी, ठीक है। उस टाइप की वेबसाइट से और वेबसाइट से जहाँ से उन्होंने बैकलिंक ना लिया हो वहाँ से आप बैकलिंक लें तो आपकी वेबसाइट ऐसा ऐसा उन्हें क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बेस्ट थीम फॉर एपीके साइट्स के लिए अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो मैं जनरेट प्रेस ही रिकमेंड करता हूँ। आप देख लें काफ़ी सारी जो एपीके पर साइट्स रैंक हो रही होती है उन्होंने सारे के सारों ने जो है ना वो जनरेट प्रेस ही इंस्टॉल कर रखी होती है, तो इसलिए जनरेट प्रेस बेस्ट है। और अगर आप कस्टम बनवाना चाहें तो कस्टम सबसे बेस्ट है, जनरेट प्रेस से भी कस्टम स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और इसके साथ साथ बाकी जितने आप लोगों के क्वेश्चन बच चुके हैं उनका जो रिप्लाई है वो मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वीडियो अगर हम एक एक बंदे का जो है ना आंसर करें तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने उनका आंसर किया है जो कि बाकी सारे बंदों ने यही चीज़ें मोस्टली पूछी हुई हैं। तो ठीक है, बाकी सबको जो है ना मैं इंशाल्लाह जो है ना आपके कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।